बॉम्बे टॉकीज। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं टीवी और फिल्मों की अभिनेत्री शशि शर्मा से रेणु चतुर्वेदी की ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। ये है इनके फिल्मी सफर की एक छोटी सी झलक। खाली रास्ता बोल रहा है, सो जा मेरे मुन्नी राजा, तू क्यों आँखें खोल रहा है। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके। तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। आजा मोहब्बत में नाचे दादा थैया। दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आजकल हम बातचीत कर रहे हैं अभिनेत्री शशि शर्मा जी से। जी हाँ, धारावाहिक हो या फिल्मी दुनिया, जहाँ भी आपने देखा इनके अभिनय का लोहा आपने भी माना होगा और जाहिर है कि एक अपनी अलग पहचान छोड़ती हैं। बड़ी प्यारी इनसे बातचीत चल रही है। पिछले एपिसोड में आपने कुछ बातें सुनी, अगला भाग लेकर आज फिर हम हाजिर हैं। तो बातचीत जारी रखते हैं और एक बार फिर स्वागत करते हैं शशि शर्मा जी का। शशि जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। शशि जी, किस तरीके की फिल्में आपको खुद पसंद हैं? मुझे ज़्यादा पुरानी फिल्में ज़्यादा पसंद हैं जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उनको पसंद आती हैं। आज की फिल्में इतनी वो अपील नहीं करती। आज भी आप 10 बार अगर पुरानी फिल्म देख चुके हैं तो 10 बार वो आप रिपीट देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन नई फिल्मों को आप एक बार देख के दोबारा देखना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि मैं उसी बॉलीवुड से हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये बदलाव हुआ है। पहले जो एक पारिवारिक फिल्में बनती थी फैमिली के साथ बैठ के देखने वाली, वो अभी नहीं बनती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, अर्जुन पंडित में मेरा जो मिनिस्टर का रोल था, तो मैं यंग आर्टिस्ट थी। अब उसमें और कोई कैरेक्टर नहीं था, तो राहुल जी बोले कि शशि जी, इसमें मेरे को थोड़ा सा आपको ओल्ड दिखाना है क्योंकि शाहबाज आपके बेटे के रूप में है। तो मैंने कहा अभी क्या करेंगे, मेकअप से आप डल कर लीजिए या जो भी आप करना चाहते हैं। तो वो लुक दिया, वो जा नहीं रहा था। तो उन्होंने मुझे साड़ी वैसी दी, विग पूरी पहना दी भाई, फिर भी नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने ऊपर से शॉल उड़ा दिया, चश्मा उड़ा दिया। पर वो कहते हैं ना, एफर्ट पूरे करने पड़ते हैं और वो किरदार निभाने पड़ते हैं। तो वो किरदार एक अलग छाप जो छोड़ता है, बिल्कुल, बस वो इसीलिए। क्या बदलाव, क्या बात करना चाहेंगे कि किस तरीके का बदलाव आपने देखा? बदलाव ये हुआ कि पहले आर्टिस्टों की, टेक्नीशियंस की एक बहुत रिस्पेक्ट होती थी। जैसे हम लोग एक सीनियर होने के नाते हमारे सीनियर्स की हम लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे, आज भी देते हैं जी। आज जो जनरेशन है वो आज अगर एक शो करती भी है बाई चांस, तो उनके जहन में इतना हवा हो जाता है, कहना चाहिए कि वो अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है जी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, कहना चाहिए। आज टेलीविजन में भी जैसे लोग डिग्री लेकर के बैठ गए हैं और वो डिग्री आ गई, उनको प्रैक्टिकल चीजें नहीं आती हैं। वो लोग नहीं समझते कि सामने वाले को हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ ये चीज़ें होती हैं। उनको लोग ऑडिशन के लिए बुलाएंगे या उनको उनकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर देंगे, उनके नाम को रिजेक्ट कर देंगे। ये एक्चुअली बड़ा दुख का विषय है।
ये बदलाव मैंने देखा है जी। और अब बहुत ज्यादा हो गया। और अब बहुत ज्यादा होने से अब आप देखिए कि टेलीविजन एक ऐसा माध्यम था कि जो हमेशा चलता ही रहता था और कुछ ना कुछ नया आता रहता था। आप देखिए कि आज काफी सीरियल ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जी। नए सीरियल हैं ही नहीं। उसका कारण यही है क्योंकि लोग भी थोड़ा सा थक गए हैं उस नेगेटिविटी से कि आप 4 शादियां दिखा दीजिए, एक घर में मदर इन लॉ को अगेंस्ट बना दीजिए या किसी को तंत्र मंत्र करने पे बिठा दीजिए, तो ऐसे वाकये होते रहे हैं। ठीक है, ये उनका टीआरपी बनाने का नजरिया है, लेकिन हमेशा मैं ऐसा नहीं समझती कि यही काम करता है। पहले देखिए कितनी अच्छी स्टोरी हुआ करती थी, एक कहानी की पकड़ हुआ करती थी, उन रिश्तों को पकड़ के भी हम अच्छे रोल और शो बनते थे जो चलते थे 4-4 साल। आप देखिए डैनी साहब का अजनबी सीरियल था जी, चोपड़ा साहब का औरत सीरियल था, चंद्रकांता था, युग था, ये उस समय के बहुत पॉपुलर सीरियल हैं। बिल्कुल। कि अजनबी जब था तो मुझे याद है धरतीपुत्र के बाद डैनी साहब ने मुझे फोन किया था और बोले कि शशि ऐसा ऐसा ये किरदार है और ये आपको करना है। तो मैंने सोचा डैनी साहब अभी तो मेरा कैरियर ही शुरू हुआ है और आप मुझे ओल्ड रोल दे देंगे तो मेरा तो कैरियर ही खत्म हो जाएगा जी। तो उन्होंने बोला बस सिर्फ इतनी सी बात है, बोले अगर आप नहीं करोगे तो मैं इस रोल के लिए रेखा या राखी जी को बुलाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं मैं करूंगी, लेकिन इसका कुछ शेड आप इसमें चेंज करो, नहीं तो मेरे लिए जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा आगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं इसका मैं एक यंग वर्जन इसमें डाल रहा हूँ तो जो दोनों उसमें जस्टिफाई हो जाएगा। तो बिल्कुल इतना डिफरेंट कैरेक्टर था। अगर आपने देखा हो उस टाइम पे दूरदर्शन पे वो आया करता था, मेट्रो दूरदर्शन पे आया करता था, डीडी मेट्रो पे उस समय वो आया करता था। और उस समय एपिसोड शुरू होने से पहले जो उसका एक म्यूजिक रहता था वो इतना अट्रैक्टिव होता था बिल्कुल कि कहीं दूर खड़े होकर के भी लोग अगर सुन लेते थे तो भाग के आ जाते थे कि अरे वो शुरू हो गया है जी। उसमें एक सईदा बी का जो किरदार था वो एक बिल्कुल मदर इंडिया टाइप कैरेक्टर था जिसमें बहुत सारे मुझे अवार्ड्स मिले और बहुत फेम भी मिला। और हम लोगों ने शूट भी राजौरी में किया जहाँ बिल्कुल पाकिस्तान का बॉर्डर है। अच्छा। तो वो बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन थी जहाँ पे मुश्किल था। और जब पहली बार ऐसा हुआ कि जब वो शो करने के लिए गई तो मुझे उतना तो एक्सपीरियंस था ही नहीं क्योंकि मैं भी तो एक यंग स्टेज से ही शुरू हुई थी। बिल्कुल। तो उन्होंने सीधा फर्स्ट डे पे जब शूट किया तो बत्रा जी एक सीनियर डायरेक्टर होते थे, वो अब रहे नहीं, तो उन्होंने कहा कि आज हम ये सीन शूट करेंगे जहाँ पे एक मदर है, एक मदर का बेटा टेररिस्ट है और एक बीएसएफ ऑफिसर है। और बीएसएफ ऑफिसर मदर को ये कहता है कि देखो आज मैं अवार्ड लेके आया हूँ, किस लिए कि एक बेटा जो मर गया है। तो वो इतनी ट्रिकी सिचुएशन थी। तो मैंने बत्रा जी को बोला, मैंने कहा बत्रा जी ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, इतना टफ सीन दे दिया पहले दिन ही मुझे थोड़ा किरदार में तो घुसे। नहीं शशि जी आप हैं कर। मैंने कहा नहीं इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत दीजिए भाई, वो पॉजिटिव किरदार था पूरा। बोले नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। हुआ वो, और वो सीन होने के बाद मुझे तो इतना डर लग रहा था कि मैं डैनी साहब से मिलूंगी, सबसे पहले वो पूछेंगे कि अच्छा एपिसोड दिखाओ। उन्होंने एपिसोड देखते ही कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो मैंने कहा पता नहीं क्या कमेंट सुनने को मिलेंगे। खैर हम लोगों ने वो शूट किया। शूट करने के बाद जैसे ही हम पहुंचे तो वहाँ मैस में बाहर ही बैठे हुए थे डैनी साहब। उन्होंने कहा कि बत्रा जी से पूछा कि कैसा हुआ सीन, तो उन्होंने कहा कि आप खुद देख लीजिए। अच्छा। तो उन्होंने पहले वो बीटा वगैरह होता था तो वो सेटअप लगाया, वो देखा। मैं तो जाके अपने रूम में घुस गई, मुझे लगा कि आज पता नहीं क्या होने वाला है। तो थोड़ी देर बाद जब वो एपिसोड उन्होंने देख लिया, जितना शूट किया था सब देखने के बाद आए और मेरा रूम बहुत जोर जोर से खटखटाने लगे। तो मैं डर गई, मैंने कहा यार आज कुछ डांट पड़ेगी या कुछ गलत हुआ है पता नहीं क्यों। खैर दरवाजा खोला तो उन्होंने मुझे हक कर लिया। उन्होंने बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू कि मैंने तुमको इस रोल के लिए सेलेक्ट किया, क्या काम किया है तुमने, क्या है। तो बस उस समय बस सन्न रह गए, कुछ कह नहीं पाए कि कितना बड़ा आर्टिस्ट है। और वो खुद चल कर आए, खुद चल कर आए और उन्होंने देखा और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, जबकि वो सबसे ज्यादा टफ मोमेंट वाला मेरे लिए सीन था। तो खैर बस ऐसे ही उसके बाद ये चलता रहा सिलसिला।
है मैंने, तुम भी तो देखो प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया, सुनो प्रिया, मेरे नैनों में रहो प्रिया, सपने जो देखे हैं मैंने, तुम भी तो देखो प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया, सुनो प्रिया। सुनो प्रिया, जब भी मैं जन्मूं ये हो प्रिया, जाऊं किसी भी दिशा में, पाऊं तुम्ही को प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया, सुनो प्रिया। शशि जी, आपने जैसे बताया कि डैनी जी के साथ आपने काम किया और आपने जब कहा कि ये आप मुझे रोल दे रहे हैं, तो ये हिम्मत कैसे आई या आपने कैसे सोचा? क्योंकि आमतौर पर तो लगता है कि चलो मिल गया रोल, सीरियल मिल रहा है या इस फिल्म में काम मिल रहा है तो कर लेते हैं। तो ये आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस और कहने की हिम्मत कैसे आई आप में? ये एक्चुअली ऐसा था कि धरती पुत्र हम दोनों साथ में कर रहे थे उससे पहले, और धरती पुत्र में ही मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी। और जब मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी तो वो जब सेट पे मैं पहुंची थी तो हमारे प्रोड्यूसर ऑलरेडी बता चुके थे, प्लस वो मेरा टीपू सुल्तान देख चुके थे। तो इससे पहले कि मैं झेप रही थी कि मैं उनसे कैसे बोलूं कि भाई सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उससे पहले आकर के वो बोले, भाभी माँ मैं आपका फैन हूँ। तो ऐसे हमारी मुलाकात हुई थी और फिर हम लोगों ने किरदार किए साथ में। और जब एक कैरेक्टर जब शुरू हुआ तो उसमें एक डायलॉग में ऐसा था कि जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन था तो वहाँ पे आई टू आई कांटेक्ट में उनको डायलॉग बोलना था। तो वो ये सोच रहे थे कि जनरली क्या होता है कि नए लोग डर जाते हैं तो आई टू आई कांटेक्ट कर नहीं पाते। तो मैं ऐसी थी कि मैंने किया वो, तो बोलते हैं यार लड़की में बड़ा दम है, ये तो सामने सामने देख करके बोलती है। क्या बात। तो डायरेक्टर बोले भाई ऐसे ही थोड़ी होता है। बस वहां से हमारी थोड़ी सी अच्छी एक हिम्मत खुल गई। हाँ, मुलाकात शुरू हो चुकी थी, फिर काम किया, पूरी फिल्म हम लोग साथ में की, तो थोड़े से खुल गए थे। और वो जो चीज थी वो प्रोफेशनलिज्म के आधार पे थी कि भाई आज अभी मैं यंग हूँ, आप मुझे ओल्ड बना देंगे तो मेरा तो कैरियर ही तबाह हो जाएगा। तो वो समझते थे क्योंकि वो खुद भी एक अभिनेता रहे हैं और बहुत काम किया उन्होंने, बहुत जाने माने अभिनेता रहे हैं। उनकी कौन सी फिल्म आपको याद आ रही है इस वक्त? अभी ऊंचाइयां। अभी ऊंचाइयां। उनकी किसी फिल्म का आप गीत सुनना चाहेंगे? हाँ, धरती पुत्र में भी तो गीत है, तो सुनते हैं धरती पुत्र का ये गीत। जो जिंदगी जलाए उसे तुम जलाओ तो होली है, बेरंग जिंदगी को तुम रंग में डुबाओ तो होली है।
हसीना से है वो हसीन, सारे रंगों से है वो रंगीन, हर हसीना से है वो हसीन। मैंने देखा उसे जब से यार, हुआ बुरा हाल मेरा, ओ हुआ बुरा हाल मेरा। बेखुदी में उड़ाऊं गुलाल, कर दो उसके गुलाबी में गाल। बेखुदी में उड़ाऊं गुलाल, वो कर दो उसके गुलाबी में गाल। ले गया मेरे दिल का करार, हुआ बुरा हाल मेरा, हाँ हुआ बुरा हाल मेरा। चांद तारों से मैं डोली सजा के, चांद तारों से मैं डोली सजा के उसे ले आऊंगा, हाँ, दुल्हन बना के। मेरे सवाल का बस वो जवाब है, यारो वो मेरे दिल की किताब है, हर घड़ी उसका है इंतजार। हुआ बुरा हाल मेरा, ओ हुआ बुरा हाल मेरा। बेखुदी में उड़ाऊं गुलाल, कर दो उसके गुलाबी में गाल। बेखुदी में उड़ाऊं गुलाल, कर दो उसके गुलाबी में गाल। ले गया मेरे दिल का करार, हुआ बुरा हाल मेरा, हो हुआ बुरा हाल मेरा। ऐसे ही एक बार औरत के टाइम पे मेरे साथ हुआ था। औरत शो जब चल रहा था तो मैं उनके साथ पहले से ही काम कर रही थी जी। तो कभी ऐसा मौका आया नहीं। औरत के टाइम पे कुछ सीन अच्छे हुए, अच्छे होने के बाद एक रोज पापा जी का मैसेज आया कि शशि जी को बुलाया है ऑफिस में। तो राजू बिट्टू एक आर्टिस्ट होते थे, छोटे से घोड़े से, यंग से, आपने देखे होंगे काफी फिल्मों में, दो भाई एक जैसे होते थे। तो राजू हमारे डायरेक्टर थे। अच्छा। तो राजू ने मुझे कहा शशि जी पापा जी ने बुलाया है। उनको मजाक करने की आदत थी। अच्छा, तो आपने सोचा मजाक कर। मैंने सोचा ये मजाक कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे काम में के बीच में ना छेड़ना उनको अच्छा लगता था। तो हम लोग बहुत मस्ती से शूट किया करते थे। दोपहर में लंच होता था तो वो लोग क्रिकेट भी खेल लिया करते थे और मस्ती भी कर लिया करते थे। तो मैंने कहा ये मस्ती के मूड में है इसलिए शायद ऐसे ही बोल रहे हैं, तो मैंने इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन उनकी असिस्टेंट सीमा आई, बोली शशि जी पापा जी ने बुलाया। मैं बोला तुम लोग पागल हो गए, जानबूझ के मुझे तंग कर रहे हो कि पापा जी ने बुलाया, पापा जी ने बुलाया। क्यों बुलाएंगे पापा जी मुझे? बोले नहीं सच में बुलाया है। तो मैंने उनकी बात पे ट्रस्ट नहीं किया। अच्छा, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं ना, क्यों बुलाएंगे पापा जी मुझे? सेट पे सब डायरेक्टर हैं और है पूरी यूनिट है, तो पापा जी को कोई काम होगा तो पापा जी मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे क्यों बुलाएंगे? तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे क्यों बुलाएंगे, और मैं उनके सामने बहुत छोटी आर्टिस्ट हूँ, ऐसा मैंने कभी वो देखा नहीं, ही इज अ लेजेंड, तो मुझे क्यों बुलाएंगे? वो कुछ मैसेज देना होगा वो दे देंगे। जी। घर पहुंची तो घर पहुंचने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह देखती हूँ कि एक आदमी एक लेटर लिए हुए है और बुके लिए हुए है। अच्छा। खोल के देखती हूँ तो वो चोपड़ा साहब का लेटर था कि आई एम बी आर चोपड़ा और आई वांट टू मीट यू। आप अगर ऑफिस तशरीफ लाएंगी तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। ओ माय गॉड, मैंने बोला ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई। ये तो मैं तो इन लोगों को बोल रही थी, ये मजाक समझ रही थी। खैर मैं ऑफिस गई तो उनकी आदत होती थी कि एक हाफ राउंड टेबल पे वो उनके 10 राइटर हमेशा बैठे रहा करते थे। अच्छा। 10 राइटरों के साथ बैठे थे। हालांकि ही वॉज वेरी एजेड, स्टिक से चलते थे, 80+ हो चुके थे उस टाइम पे। तो जैसे ही उनकी जो ऑपरेटर थी जिग्ना, उसने कहा शशि जी आई, तो बोले अंदर भेज दो, बिल्कुल रोकने की जरूरत नहीं है। अंदर गई तो सब लोग बैठे थे तो वो खड़े हो गए, तो
तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतने सीनियर आदमी हैं, मेरे सामने खड़े होने की क्या जी। बात है। पर खैर मैं मिली, उनके पाँव छुए, तो उसके बाद उन्होंने जो मुझे हक किया, और हक करने के बाद एक ही बात बोले, औरत में तूने क्या किरदार किया है, तू पहले क्यों नहीं मिली, ओहो। तू मेरी पाकीज़ा की हीरोइन होती। मैंने कहा अब ये तो जो जो जब जब जिसकी डेस्टिनी लिखी होती है, तो उस समय उनकी निकाह उसी समय बनी थी। जी। बोले पहले क्यों नहीं मिली, बोले क्या काम किया है तूने। मैंने कहा मैं तो खैर सोच ही नहीं सकती थी ऐसा, कि कितना बड़ा डायरेक्टर अगर मेरे लिए ये शब्द बोल रहे हैं तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। बहुत बड़ी बात। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देख आज के बाद तू मेरी बेटी है, और जब भी इधर से निकलेगी ना, मेरे पास ऑफिस में बैठ करके खाना खा के जाएगी, उसके बिना नहीं जाएगी। खैर सब गपशप होने के बाद मैंने उनसे इजाज़त ली, और जैसे ही इजाज़त ली तो वो स्टिक के साथ मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आए। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा मत करिए प्लीज़। बोले नहीं नहीं, मैं मेरी बेटी को अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ। और मुझे इतना अजीब लगा, इतनी शर्म आई, पर जब तक मैं गाड़ी में बैठ नहीं गई वो वहाँ खड़े थे, और मैं निकल गई तो देन माय टीयर्स वर रोल आउट। मुझे ऐसा लगा कि ये कितना, ये क्या था, परमात्मा क्या दिया मुझे, इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना प्यार, और वो मुझे छोड़ने आए। मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटी सी आर्टिस्ट हूँ। पर कहते हैं ना कि कभी कभी आपके साथ एक ईश्वरी शक्ति चल रही होती है, और वो आपको मालूम नहीं पड़ने देती क्या हो रहा है। ये तो कला का सम्मान था। तो बस वो जो मोमेंट ऐसे बहुत सारे हुए हैं मेरे साथ, तो मैं कभी सोच ही नहीं पाई कि ऐसे भी होगा, और ऐसे हुआ है। शायद सबके साथ नहीं होता। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि ये घटनाएं घटी हैं जिसने मुझे और आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनाया है। वाकई बहुत भावुक करने वाला एक क्षण जिसका आपने जिक्र किया। पाकीज़ा के बात चली है तो पाकीज़ा का गाना सुन लें। हाँ बिल्कुल। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? पाकीज़ा के तो सभी गाने बहुत अच्छे हैं, आप जो भी चला दीजिए। चलिए ये अभी सुन लेते हैं।
दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात चल रही है, बहुत प्यारे प्यारे आपके अनुभव हैं और हमारे साथ हैं शशि शर्मा जी। गीत के पहले आपने किस तरह से B.R. चोपड़ा साहब के बारे में बताया कि सिर्फ उन्हें लोग पापा जी कहते नहीं थे, बल्कि वो उसी तरीके से जीते थे और अपने साथियों के साथ। ऐसे बहुत सारे वाक़े उनके बारे में और भी सुने हैं, चर्चा होती रहती है। सब लोग उन्हें पापा जी ही कहते थे और आपने उनके संग ऐसे पल गुजारे हैं, वाकई यादगार पल। और इसके बाद क्या बताना चाहेंगे, आपने जब वो देखा है और आज कुछ ऐसा देखती हैं तो कैसा लगता है आपको? आज एक्चुअली दुख होता है। आज ऐसा लगता है कि आप स्ट्रगलर बन गए हो। ऐसा क्योंकि आज जो हमारे यहाँ पे जो जनरेशन गैप हुआ है और जनरेशन के बाद जो लोग अभी आए हैं, उन लोगों को पहचान ही नहीं होती है और वो लोगों की कदर करना ही नहीं जानते। जिस लेवल पे हम लोगों ने काम किया है, जो गोल्डन ईरा हम लोगों ने देखा है, मुझे नहीं लगता कि वो वक्त दोबारा आएगा। वो इंडस्ट्री का बहुत खूबसूरत वक्त था जहाँ ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने काम किया और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ी जो उस समय के लेजेंड्स जाने जाते थे। जैसे रामानंद सागर साहब भी थे, तो उनका मैंने कृष्णा किया था जी। तो जब कृष्णा किया था तब तक मैं उनके लिए नई थी, लेकिन कृष्णा का किरदार इतना जीवंत हो गया कि लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। किसी ने सोचा नहीं था, आज तक जो कथाएं चली आ रही हैं उसमें किसी ने सत्यभामा को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बिल्कुल, बहुत छोटा सा किरदार समझ के उसको साइड में रख दिया। लेकिन पापा जी ने जो, हम उनको भी पापा जी कहते थे एक्चुअली, सागर साहब को भी, तो पापा जी ने जो किरदार सत्यभामा का बनाया वो अपने आप में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और उसको करने में भी बहुत मजा आया। वो लोग भी बहुत अच्छे लोग थे, आनंद जी, प्रेम जी, सुभाष जी, तो वो भी यूनिट बहुत अच्छी होती थी। और उस समय एक खास बात ये होती थी कि उन किरदारों को जीने के लिए आपको पहले से ना मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ता था, क्योंकि कॉस्ट्यूम ड्रामा एक तो, फिर उसके अल्फाज, उसके डायलॉग उसी तरह के, प्लस कॉस्ट्यूम ड्रामा से आपका क्या मतलब है? कॉस्ट्यूम ड्रामा मतलब ये जितने माइथोलॉजिकल जो थे तो वो कॉस्ट्यूम ड्रामा ही हो गया ना एक तरह से। उसी समय में आपको जाना पड़ता है, उसी समय के हिसाब से आपको डायलॉग डिलीवरी और उस पीरियड में कैसा रहता होगा और क्या एक कृष्ण का और सत्यभामा का या रुक्मणी का प्यार रहता होगा, किस रूप में वो दिखता होगा और क्या वो ललक और झलक रहती होगी, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट होता था। वो होने के बाद जब पापा जी ने मुझे जय दुर्गा का रोल ऑफर किया था तो वो पहले हेमा जी को लेना चाह रहे थे उसमें, पर हेमा जी अब थोड़ा सा उम्र में बड़ी हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि शशि अगर करेगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मुझसे जब आनंद जी ने पूछा था तो मैंने कहा मैं बिल्कुल करूंगी, पर क्या मैं कर पाऊंगी ये एक सवाल था, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक गॉडेस बन के आपको उस लाइफ को जीना और उसको प्रमोट करना। तो जब वो उसका फोटो सेशन वगैरह किया गया, उसका लुक टेस्ट वगैरह किया गया, तो उस लुक टेस्ट में वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। आज तो क्या होता है, कुछ भी पहना, आपने डायलॉग बोल दिया, हो गया, लेकिन पहले इन चीज़ों में बहुत ध्यान दिया जाता था, बहुत तरीके से सब चीज़ें चलती थी। तो मुझे याद है बड़ौदा में 7 दिन तक मेरा ये ट्रायल चला था। 7 दिन तक कॉस्ट्यूम, मेकअप और गेटअप, कि क्या इस की लैंग्वेज रहेगी, किस तरह से वो बोलेगी देवी और किस तरह से उसका गेटअप रहेगा। मेकअप में इतना सा भी चेंज नहीं, मतलब रोज शूट होता था, रोज शूट होता था और उसको रोज चेक करके परफेक्ट किया जाता था। किसी का ड्रेस का शोल्डर कहीं ऊंचा नीचा तो नहीं है, मुकुट टेढ़ा टेढ़ा तो नहीं है, इसमें बिंदी में फर्क तो नहीं आ गया। इतना डिटेल्ड वर्क होता था उस टाइम पे। क्या बात। तो उनसे हमको सीखने को मिलता था कि ये एक बहुत क्रिएटिव वर्क है। आज जो होता है, आज वो रामकृष्ण ऐसे ही बना देते हैं, सीता वैसे ही बना देते हैं। तो जो हम लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने सीखा है, वो बहुत यूनिक था। आपने जिया है, हमने जिया है। यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? आम्रपाली का गीत। कौन सा वाला? नील गगन की छाँव में। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं।
तो ये माँ दुर्गा के लिए क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब मैं कर रही थी तो मुझे ये सोचना पड़ रहा था कि मैं खुद दुर्गा हूँ, तब मैं ये कर पाऊंगी, वरना मैं कैसे कर पाऊंगी। डायलॉग तो बोल लेते हैं, डायलॉग बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो डायलॉग भी तो ऐसे लगने चाहिए ना कि कोई देवी बोल रही है जी। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही था, लेकिन ऑफ कोर्स एक आर्टिस्ट का बैकग्राउंड में उसका काम बढ़ जाता था। रामानंद सागर जी के कार्य करने का क्या तरीका है, क्या पसंद आया आपको? देखिए, ये चोपड़ा फैमिली, दोनों चोपड़ा फैमिली, सागर साहब हो गए, बी आर चोपड़ा साहब हो गए, ये लोगों ने पहले जो भी शो बनाए हैं उनके सब मेगा शो रहे हैं। छोटा मोटा शो तो इन्होंने बनाए नहीं है, और जो एक्चुअली उन्होंने जो भी किरदार बनाए हैं उनको उसी रूप में उन्होंने लिखा है और उसी रूप में परफॉर्म करवाया है, उसको प्रेजेंटेशन उसी तरह का दिया है, उसको शूट उसी तरह से किया है कि वो किरदार आपको लगता है कि यही वो किरदार हो सकता है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता इस जगह। बिल्कुल, आप देखिए छोटे से छोटे किरदार को भी उन्होंने बखूबी से आगे बढ़ाया है। हाँ, पूरा उसको स्थापित किया, स्थापित किया है। आप छोटे छोटे किरदारों को भी, जब आप पुरानी रामायण देखेंगे या पुरानी कथाएं देखेंगे या जो भी उनके, जैसे दुर्गा का हो गया या कृष्णा हो गया या प्रेम कहानियां हो गया, तो आप देखेंगे उसमें जो किरदार है वो किरदार नजर आते हैं। तो वो किरदार बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही बात है। और एक कहीं ना कहीं जो पारिवारिक माहौल होता है उसका भी कुछ असर पड़ता ही होगा। बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग बिल्कुल पारिवारिक माहौल में ही हम लोगों ने काम किया है। मतलब हमें कभी लगा ही नहीं कि हम घर से अलग हैं जी। हमको कभी ये नहीं लगा कि हम यहाँ एक्टर बन के काम कर रहे हैं। हम लोग एक फैमिली होते थे जिसमें अच्छा बुरा सब कुछ शेयर किया जाता था। और इवन ये तो एक है, चोपड़ा साहब के साथ तो हमारा ऐसा था कि रवि चोपड़ा जी के साथ हम लोग शूटिंग किसी और की कर रहे होते थे फिल्म सिटी में, उनके सेट हमेशा ही रहते थे क्योंकि कभी महाभारत चल रहा है, कभी परशुराम चल रहा है, कभी नई दिल्ली चल रहा है जी। हम भी उसका हिस्सा होते थे। लेकिन जब हमारी शूट नहीं होती थी, हम कुछ और किसी और का शूट कर रहे होते थे, तो हम उनको बोलते थे कहाँ हो बॉसी, तो बोलते थे सेट पे हूँ, आजा चाची लंच साथ में करते हैं। अच्छा। उनका प्यार का शब्द ये होता था, आजा चाची प्यार से लंच साथ में करते हैं। तो उनका क्या होता था कि वहीं सेट पे उनका शेफ होते थे, वहीं पे खाना बनता था, तो वो घर का जैसा खाना होता था। हम लोग किसी की भी शूटिंग कर रहे होते थे, हम रवि चोपड़ा जी के पास पहुंच जाते थे, वहां जाके खाना खाते थे। क्या बात है। मतलब ये एक फैमिली का जो माहौल होता है वही हो सकता है हर जगह, तो आप ऐसा कर भी नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। और इसका कहीं ना कहीं आपके प्रदर्शन पर, आपके अभिनय पर उसका असर पड़ता है। बहुत पड़ता है, क्योंकि अगर आप मन से सुकून में हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी ही होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि किसी भी माहौल में हम एक्टिंग कर सकते हैं। देखिए, आप एक अगर प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं तो आपको किसी भी माहौल में एक्टिंग तो करनी ही होगी जी। एक आप दिल से करें, एक सिर्फ लाइन बोल के करें जी, तो उसमें फर्क तो पड़ता ही है। आपको अपने आप को प्रेजेंटेशन देनी है, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर आप अंदर से सुकून में हैं और एक अपना मॉरल बूस्ट किए हुए हैं, तो जो आप इंटेंसिटी ला सकते हैं वो एक जनरल उसमें तो नहीं ला सकते मेरे ख्याल। बिल्कुल सही बात है, बहुत फर्क पड़ता है उस बात का। तो यहाँ पर एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिल्म के बारे में और भी बातें करेंगे। शशि जी, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? नवरंग का गाना है ना, अरे जा रे हसी नटखट। हसी नटखट सुनते हैं ये जी। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सरा रा 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 रा, भोली पनी हारी बोली अरे जा रे हट नटखट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट नटखट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे।
पे धिनक धिनक ताल, झांझ बजे चंग बजे संग में मृदंग बजे, अंग में उमंग खुशियाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। अरे जा रे हट लटपट ना दूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शशि शर्मा जी से, और अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से वहाँ का जो माहौल होता है जहाँ पर शूटिंग हो रही होती है पूरी यूनिट के साथ, अगर माहौल अच्छा है तो उसका असर पड़ता है। तो इसके संग संग शशि जी ये बताइए कि जो सेट आदि लगते हैं, बहुत मेहनत की जाती है और हम दर्शक हों इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन आप लोग जब एक्टिंग करते हैं तो वो कितना प्रभाव छोड़ता है आप लोगों के ऊपर? उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि टेक्निकली जब आप काम करने लगते हैं जी, तो एक्टिंग तो आप जो कर रहे हैं, डायलॉग तो आप जो बोल रहे हैं, लेकिन आपको कैमरा के हिसाब से आपके स्टेप्स लेने पड़ते हैं, आपको उठना है, बैठना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, वो सब भी साथ में मेंटेन करना होता है। तो सेट का उतना ही बड़ा रोल होता है जितना आपकी एक्टिंग का रोल होता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है एक्चुअली। अभी तक आपने जितने किए हैं सीरियल्स या फिल्में, कोई ऐसा खास सेट आपको याद है जो आपको बहुत प्रभावित किया हो जिसने? देखिए, पहले के जो जितने भी शो बनते थे ना, सबके सेट ना बहुत ग्रैंड होते थे जी। तो मेरे लिए तो सबसे पहले स्पेशल था टीपू सुल्तान, क्योंकि महारानी मैसूर का जो पहला किरदार था मेरे लिए, वो मेरी लाइफ का पहला मील का पत्थर था। तो था भी बहुत ग्रैंड, वो भी बहुत ग्रैंड था। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि वही मेरी लाइफ का एक मेरे दिल के करीब रहा। बाकी तो फिर मैं महारानी बनती गई और महारानी का किस्सा चलता रहा। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक फिल्म आई थी मेरी, एक्सक्यूज मी जी। तो एक्सक्यूज मी में आपने देखा होगा अगेन जनकपुर की महारानी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कॉमेडी है, ये कैसे करेंगी। तो उसमें एक डायलॉग है मेरा कि जन्म से ना सही कर्म से तो हम महारानी हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं जन्म से ना सही एटीट्यूड से तो महारानी हूँ। तो शशि जी, यहाँ पर उस फिल्म का डायलॉग आपने जैसे उसमें बोला था, एक बार बोलकर सुनाइए। जन्म से तो ना सही कर्म से तो हम महारानी हैं आज भी। क्या बात है। डायलॉग के लिए कितनी मेहनत करती हैं आप लोग? डायलॉग ही तो होते हैं जो हमारे पंचे लेते हैं जी। तो डायलॉग का हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है थोड़ा सा। और किसी फिल्म का आप डायलॉग या किसी सीरियल का आप सुनाना चाहें? जैसे टीपू सुल्तान का था एक, उसमें पंडित पूर्णिया का कैरेक्टर था। उसके लिए था कि पंडित पूर्णिया, तुमने अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें मैसूर राज्य से बेड़ी डलवाकर बाहर कर दिया जाएगा। तो उस तरह का एक। क्या बात है। अच्छा, इसके साथ साथ मतलब शुरू से आपका उच्चारण आदि इतना शुद्ध रहा है या आपने इसके लिए भी कुछ अभ्यास किया? नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम ब्लेस्ड। और हिंदी मेरा सब्जेक्ट रहा था तो शुरू से मुझे आई एम ब्लेस्ड। उसके साथ साथ जैसे कि आपने सत्यभामा का अल्फाजों पे कुछ, जैसे उर्दू के कुछ अल्फाज होते हैं उस पे हमको थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा गौर करना पड़ता था कि भाई हम गलत ना बोलें, क्योंकि वो सुनने में बहुत अटपटे लगते हैं। जाहिर है, बिल्कुल। जैसे कि ये तरीके का आप करती हैं, पौराणिक हो चाहे धार्मिक हो, इसके लिए आप खुद भी अध्ययन कुछ करती हैं? अध्ययन सिर्फ इतना ही होता था कि जैसे हमको किरदार दिया जाता था तो हम उसकी जड़ में जाने की कोशिश करते थे कि हम अपने आप में क्या अडॉप्शन ला सकें उस किरदार को निभाने के लिए। क्योंकि सीन तो हमको मिलते थे, हमको एक ब्रीफ भी किया जाता था, लेकिन एक होता है ना कि किरदार आपको निभाना है तो आप अपने आप से क्या निकाल सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता था। तो मेहनत तो लगती ही थी उसके लिए भी। जी। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए कुछ मैनरिज्म या कुछ हम ऐसा लेते हैं, तो मतलब इसको सीखती कहाँ से या कहाँ से प्रेरणा लेती हैं? प्रेरणा खुद से ही लेनी पड़ती है, या कोई किरदार हमने देखा हुआ होता है तो कभी कभी वो जहन में आ जाता है तो उसकी कॉपी हो जाती है। जैसे अभी रिसेंटली मेरा एक शो था स्टार प्लस पे, सुहानी सी एक लड़की, आपको याद होगा जी। तो उसमें चंद्रकला बिरला का मेरा किरदार था, दादी। तो दादी, तो सब लोग बोलते थे कि ये बड़ा इनको फैंसी बनाया हुआ है और ऐसा है जी। तो चंद्रकला बिरला अपने आप में एक वो ऐसी हस्ती थी कि जो पूरे बिरला परिवार को रूल करती थी, और जो उन्होंने बोल दिया उसके आगे कोई बोलने वाला नहीं होता था। तो वो मैनरिज्म उस तरह के लेने पड़ते हैं,
वक्त के साथ कि आप क्या नया किरदार कर पाए। तो अब जैसे उसके बाद अगर आज कोई अगर सोचे कि चंद्रकला बिरला किसी और को बनाया जाए तो शायद मुझे नहीं लगता कि उनके जहन में कोई और नाम आएगा। जैसे श्री कृष्णा में सत्यभामा मैंने किया तो आज कोई दूसरा ये नहीं सोच पाएगा कि कोई और कर पाएगा क्या। वही छवि, एक छवि बन जाती है। बिल्कुल जाहिर है। तो उस छवि को बनाना मतलब अपने अंदर काम करना होता है। हमको कुछ अपने मैनरिज्म लेने पड़ते हैं उस तरह के कि हम उस कैरेक्टर का इम्पैक्ट अलग से छोड़ सकें, तभी वो लोगों के दिलों पर छाप अपनी छोड़ पाते हैं। जी। हीरो हीरोइन की अगर हम बात करें तो हीरोइन आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? पुरानी हीरोइनें तो सभी बहुत अच्छी थी। वैजयंती माला मुझे बहुत पसंद है, जैसे नूतन जी बहुत पसंद हैं। क्या बात। आज की तारीख में रेखा जी मुझे बहुत पसंद हैं, फिर श्रीदेवी बहुत पसंद है, माधुरी पसंद है। तो मीना कुमारी, और मीना कुमारी का तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगी आपको कि मीना जी की आवाज से मेरा एक कंपैरिजन किया जाता है कि आपकी आवाज उनसे बहुत मिलती है, आपकी शक्ल भी थोड़ी बहुत मिलती है। पता नहीं अब शक्ल तो मुझे मिलती है कि नहीं मिलती, पर लोग कहते हैं आवाज मिलती है। तो मैं फिल्म कर रही थी डड्डू जी की, राजन सिप्पी जी की फिल्म थी जिसमें प्राण साहब भी थे। तो वहां पे डड्डू जी का ये रहता था हमेशा कि वो मेरा नाम नहीं लेते थे। अच्छा। जब सेट पे बुलाना होता था तो कहते थे मीना जी को बुला के लेके आओ। अच्छा। तो मेरा नाम ही मीना कुमारी पड़ गया था वहां पे मेरी आवाज की वजह से। तो ये एक इत्तेफाक है, मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए ना तो वो याद रह जाते हैं कभी कभी। तो अभी जो रेखा जी जैसे हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं रेखा जी जैसी लगती हूँ, मेरे लुक्स जैसे साड़ी वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था। तो इसलिए रेखा जी वैसे मेरी फेवरेट रही हैं। तो यहाँ पर उनकी कौन सी फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? उमराव जान। कौन सा गीत? कोई भी। उमराव जान में तो सभी गीत लाजवाब हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो सुनते हैं ये गीत। उनकी अदायगी इतनी खूबसूरत है उसमें। क्या बात है। हाँ, ये बात तो है।
शशि जी, आप एक नृत्यांगना हैं, मतलब पूरी तरह से आपने सीखा है, और अभी भी हमें लगता है कि आपकी आत्मा उसी में बसती है, तभी आपने, हाँ, आपने जितनी भी हीरोइन का नाम लिया है सब अच्छी नृत्यांगनाएं हैं। हाँ। वैजंती माला बाली जी हों, मीना कुमारी जी हों, रेखा, श्रीदेवी, जो भी आपने नाम लिया, माधुरी दीक्षित, मतलब आपकी पसंद वही है जी। तो अभी यहाँ पर कोई और एक किस हीरोइन का कौन सा वाला गीत आप सुनना चाहेंगे? श्रीदेवी का कोई गीत ले सकते हैं आप, जैसे चांदनी। सुनते हैं चांदनी फिल्म का ये गीत। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। लंबी लंबी काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। लंबी 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 काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। गोरी चूड़ियों की बातों में, लंबी लंबी काली काली रातों में। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। सताएगा सारी रात मुंडिया। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। आते जाते गली में मेरा दिल धड़के, मेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। आते जाते गली में मेरा दिल धड़के, मेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। मेरे नागन भड़के, तेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। हाय मेरी घुटनों से लंबी, हाय मेरी चोटी है मेरी अक्षत रंगली मोटी है। तो बहुत प्यारी प्यारी बातें, बहुत अच्छी बातें सुनी, और जो आपके कहना चाहिए कि विचार हैं वो वाकई हम सब के लिए सोचने के लिए दे जाते हैं कि हाँ, हमें किस तरह से सोचना चाहिए। और इस व्यवसाय में रहते हुए आपने अपने सिद्धांतों को वैसे ही बरकरार रखा है, और आने वाली आपकी फिल्में हिट हों, सुपर हिट हों, और आप अपने मन का करती रहें, इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे टीवी और फिल्मों की अभिनेत्री शशि शर्मा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मंगेश सांगले का था, संयोजन दिलीप कुलकर्णी, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। सेलुलाइट डिजिटल
अपना बॉम्बे टॉकीज। अरे पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।